हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। टुडे स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस द इलास्टिसिटी। क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों आज हम? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी because of which because of which body tries to regain 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 its original shape. ओके, इलास्टिसिटी क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। एक प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब बॉडी की प्रॉपर्टी है तो बॉडी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ विच बॉडी ट्राइज टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। ओके, सबसे पहले ये इलास्टिसिटी को डिटेल में बढ़ने से पहले आप एक बात समझ लो कि बॉडी रिगेन करना चाहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी का शेप जो पहले था वो डिफॉर्म हो चुका है। ठीक है, तो डिफॉर्म होने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसे बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो चलिए पहले डिफॉर्मिंग फोर्स की डेफिनेशन लिख लीजिए। व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स? Force which is force which is responsible for deformation in shape of body। या तो हमेशा बोल सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी। आपने रबर को खींचा तो रबर लंबा हो गया। हाँ, तो रबर पहले छोटा था फिर लंबा हो गया तो उसका शेप चेंज हो गया ना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई। उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो पहले डिस्टेंस था उससे ज्यादा हो गया। ठीक है, तो किसकी वजह से हुआ? आपने खींचा इसकी वजह से। हाँ, तो इसका मतलब उसका डिफॉर्मेशन होने के पीछे किसका हाथ है? आपका। तो आपने जो फोर्स लगाया उसको हम क्या बोलेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल for deformation in the shape of body or configuration of body, okay, is called deforming force। चलिए पहले इतना समझ में आ गया। ओके, चलिए अब रिस्टोरिंग फोर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रिस्टोरिंग। रिस्टोरिंग देखिए, डिफॉर्म क्या करता है? डिफॉर्मिंग फोर्स क्या करता है? डिफॉर्म करता है। ठीक है, मतलब कि शेप जो ओरिजिनल होता है उसको चेंज करता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा आवाज करेगा तो ऐसे झापड़ लगाऊंगा कि उसका फेस डिफॉर्म हो जाएगा। ओके, ठीक है, अभी तो नहीं लगा सकता। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या है? तो which is force which is responsible for reforming reforming the shape or configuration of body is called restoring force। अगर आपका फोन जो है वो थोड़ा सा हैंग हो रहा है, तो मतलब कि कुछ सोल्व नहीं हो रहा है उसका प्रॉब्लम, तो आप रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग मारते हो। पता है रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग? रिस्टोर मतलब कि जो पहला था ना, पहले जो जैसा था मुझे वैसा ही चाहिए, नया जैसा। ठीक है, तो मतलब कि सब सेटिंग चेंज हो जाती है, जो ओरिजिनल सेटिंग थी वो आ जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि ओरिजिनल जो शेप है, आपने रबर को खींचा और फिर छोड़ दिया। फिर आपने खींचा इसलिए वो बड़ा हुआ, लेकिन बाद में आपने छोड़ दिया तो आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो, फिर भी वो क्या, वो अपना ओरिजिनल शेप गेन कर पाता है। हाँ, तो वो किस फोर्स की वजह से? तो वो हो गया रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। ठीक है, जितना अच्छा रिस्टोरिंग फोर्स, जितना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स, उतना शेप अच्छा गेन कर पाएगा। ठीक है, और जो गेन कर लेगा मतलब कि अच्छा जो शेप, वो जो प्रॉपर्टी है, उसी प्रॉपर्टी का नाम क्या है बच्चों?
इलास्टिसिटी। क्या नाम है? इलास्टिसिटी। स्टील और रबर में से कौन ज्यादा इलास्टिक? देखो, ज्यादा डिफॉर्म होना ये इलास्टिसिटी की बात नहीं है, कितना ओरिजिनल शेप में आप वापिस आते हो वो इलास्टिसिटी है। तो स्टील 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 इज मोर इलास्टिक देन रबर, याद रखना। ठीक है, आप बोलोगे सर रबर को खींचने से रबर बड़ा डिफॉर्म होता है, हाँ, लेकिन बार बार खींचोगे तो उसका शेप जो है वो ओरिजिनल जितनी लेंथ थी वो लूज कर देगा। ठीक है ना? पर अगर स्टील की बात करें तो बच्चों, स्टील के रोड्स हम कहाँ पे लगाते हैं? अगर आपको अच्छी तरीके से पता है तो, ठीक है, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसेस। तो इसका मतलब क्या है कि कितना भी उस पर फोर्स लगा दो, अगर वो डिफॉर्म भी हो जाएगा तो भी उसको रिमूव करने से वो क्या आ जाएगा? फिर से ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। देखो, रिस्टोरिंग फोर्स कब वर्क करता है? जब हम ओरिजिनल फोर्स को हटा देते हैं तब उसका वर्क दिखाई पड़ता है, अदरवाइज वो होता जरूर है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। आप एक काम करो ना, अपनी उंगली को मोड़ो। चलो, मोड़ा क्या? आपने पोज करके मोड़ा नहीं, अभी मैं बात कर रहा हूँ, आप मोड़ सकते हो। चलो, मुड़ गई। हाँ, क्या पूरी 100% मोड़ सकते हो? और नहीं, वरना वो टूट जाएगी। ठीक है, ऐसे ट्विस्ट करवाना है। तो जैसे आप उसे छोड़ दोगे वो ओरिजिनल शेप में आ गई। हाँ, मतलब कि आपने उसको रोटेट करवाने के लिए फोर्स लगाया था, ओरिजिनल शेप में आने के लिए थोड़ी फोर्स लगाया था? लगाया था नहीं, फिर भी वो आ गई। तो किसकी वजह से आ गई होगी? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। दूसरी बात, चलो फिर से मोड़ो। तो शुरुआत में आप जब मोड़ना शुरू करते हो तब इजीली मुड़ जाती है, उसके एक टाइम के बाद आप ज्यादा फोर्स लगाने के ट्राई करते हो। क्यों? क्योंकि आपसे वो मुड़ नहीं रही है। तो इसका मतलब क्या है कि रिस्टोरिंग फोर्स पहले वो था जो कम था, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो बहुत ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया कि आप जितना फोर्स लगा रहे हो उतना ही वो ऑपोजिट में फोर्स लगा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो अब आपकी उंगली को मोड़ने नहीं देगा। लेकिन फिर भी आप और ज्यादा फोर्स लगाओगे तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स बोलेगा अगर तुझे अपनी उंगली तोड़ने का शौक ही है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तोड़ भाई। ओके, समझ में आया? स्किन की बात करें, अगर स्किन की, आप अपने चिक्स को थोड़ा सा ऐसा प्रेस करो, फिर ले लो, क्या ओरिजिनल शेप में आ गया? हाँ। सो व्हाट वी कैन से, यस, वी कैन क्लासिफाई वी कैन क्लासिफाई बॉडी इन 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। किसमें? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी किसे कहते हैं? बॉडी which regain its original original shape up to 100%, okay, after removing of deforming force। डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद जो 100% अपना ओरिजिनल शेप ले लेगी, ओके, इज कॉल्ड एज द परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। फॉर एग्जांपल, स्किन स्किन अगर हम देखें तो ये परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है, स्पॉन्ज, स्पंज बोलते हैं एक्चुअली, वो स्पॉन्ज है। ठीक है, तो वो भी क्या है? परफेक्टली इलास्टिक है। सर्च कीजिए आप अपने नेबरिंग में कौन सी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक है। दूसरी जो बॉडी है वो है परफेक्टली, परफ्ले नहीं, परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडी कहने का मतलब क्या है? 0% रीगेन। देखो, आपको इतना ही नहीं लिखना है अपनी बुक में, अगर आप लिख रहे हो तो ठीक है, अगर एग्जाम में इतना लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपको क्या लिखना है? बॉडी विच डज नॉट गेन इट्स ओरिजिनल शेप इवन आफ्टर रिमूविंग ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं?
हम ले सकते हैं वेट क्ले, वेट क्ले। ठीक है, आप उस पर फोर्स लगाओ, एक पंच लगाओ, फिर ले लो, तो क्या वो ओरिजिनल शेप में वापस आ पाएगी? नहीं। ठीक है, प्लास्टिक एक बार टूट गया फिर जुड़ेगा क्या? नहीं। आप बोलोगे सर हमारा दिल एक बार टूट गया। ओके, इसका नाम दूसरा भी है, प्लास्टिक बॉडी। क्या नाम है उसका? प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, आजकल रिलेशन भी प्लास्टिक जैसे हो गए। और तीसरा, जो नहीं तो इलास्टिक है और नहीं तो इन इलास्टिक है, कौन सा होगा? पार्शियली इलास्टिक बॉडी। कैसी बॉडी बच्चों? पार्शियली इलास्टिक बॉडी। कहने का मतलब क्या है? 0 से लेके 100% तक रिगिंग। ओके, ऑल ऑब्जेक्ट्स प्रैक्टिकली ऑब्जर्व, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व। ठीक है, रबर ले लो, फिर आप स्प्रिंग ले लो। ठीक है, बस ये मतलब कि ऐसा सोचे तो नियरली ऑल ऑब्जेक्ट्स व्हाट यू कैन से दैट इट इज between, not either perfectly elastic neither it is perfectly plastic, it is between them. Clear to you? Okay, so there are three types of body: perfectly elastic, plastic, and the perfectly inelastic. Sorry, perfectly elastic, perfectly inelastic and partially elastic body. तो ये जो बॉडी जो है वो रिफॉर्म होती है या तो मतलब कि रिफॉर्म नहीं हो पाती, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये उसकी अपनी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा जिसका नाम है इलास्टिसिटी। ठीक है, अब इसको अच्छी तरीके से और स्टडी करने के लिए हमें एक नया टॉपिक आज जो पढ़ना है जिसका नाम मैं दूंगा बच्चों, लिखो, स्ट्रेन। STRAIN, जिसका सिंबल है एप्सिलॉन, स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेन क्या है बच्चों? कभी कभी आपने शायद सुना होगा, क्रिकेटर बहुत ज्यादा खेलता है ना तो उसके जो पैरों में स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, ऐसा। स्ट्रेन, इट इज रेशियो ऑफ, मैथमेटिकल में बोलूंगा आपको, इट इज रेशियो ऑफ change in shape to original shape. It is the ratio of change in shape to original shape. Okay, three types of strain are there. Three types of strain. पहला जो है वो है longitudinal strain. पहला कौन सा है बच्चों? longitudinal strain, जिसको हम बोलेंगे एप्सिलॉन एल। ओके, देखो अच्छी तरीके से, ये रॉड है, ठीक है। अब इस पे मैंने ऐसे फोर्स लगाया, कुचुक और कुचुक, ये हमने फोर्स लगाया इसके ऊपर, जिसकी वजह से ये रॉड में डिफॉर्मेशन आ गया बच्चों। क्या आ गया? डिफॉर्मेशन। रॉड थोड़ा उसकी लेंथ इंक्रीज कर लिया। ओके, ओरिजिनल लेंथ क्या थी? ओरिजिनल लेंथ की अगर हम बात करें, सोचो कि ये है ओरिजिनल लेंथ एल, ठीक है, और नई लेंथ क्या है? ये एल प्लस डेल्टा। समझ में आएगी नहीं? अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब क्या है? स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ, strain produced because of change in length is called longitudinal strain. Longitudinal strain, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एप्सिलॉन एल इज इक्वल्स टू ये होगा डेल्टा एल अपॉन एल, मतलब कि एल फाइनल माइनस एल इनिशियल अपॉन एल इनिशियल। ओके, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जितनी लेंथ में चेंज आया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल उतना उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। ओके, आप क्या सोच रहे हो कि हमने फोर्स रिमूव करने के बाद फिर से उसका शेप हमने ऑब्जर्व किया तो बाद में जो जितना हमें लेंथ में हमें इंक्रीमेंट मिला वो नहीं, ऐसा बोल सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि हमने उसको फोर्स लगाया और बाद में हमने देखा कि नहीं वो इतना इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद में हमने उसके लेंथ कितना इंक्रीज हो रहा है उसको हमने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ओरिजिनल लेंथ रखी, दैट विल बी द longitudinal strain. Okay, longitudinal strain is of two types. अच्छा, ये भी दो टाइप की होती है। बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप कोई एक वायर ले लो जहां मतलब कि उसमें एक अपने उसका एक एंड यहाँ पर आपने फिक्स कर दिया और दूसरे एंड पे आपने एक मास को हैंग किया, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये वायर है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए और ये मास नीचे आ जाए? हाँ, तो ये जो हुआ डेल्टा एल जिसमें ये था एल, तो डेल्टा एल अपॉन एल ये भी है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। समझ में आया ना? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज ऑफ टू टाइप, ये भी दो टाइप की होती है। पहली देखिए, पहली होती है टेंसाइल स्ट्रेन। कैसी होती है बच्चों? टेंसाइल स्ट्रेन। और दूसरी जो होती है वो है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन इसको मैं बोलूंगा एप्सिलॉन टी और इसको बोलूंगा एप्सिलॉन सी, एप्सिलॉन। ठीक है, हम परमिटिविटी में भी इसको यूज करने वाले हैं 12th में, यहाँ पर ये परमिटिविटी नहीं है, ध्यान रखो। ओके, तो टेंसाइल स्ट्रेन क्या है? जब लेंथ में इंक्रीज होता है ना, यहां पर मैं लिखता हूं इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ, जब लेंथ में इंक्रीमेंट होता है तब जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है उसको हम टेंसाइल स्ट्रेन बोलेंगे। ठीक है, और जब लेंथ में डिक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट इन लेंथ, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। फॉर एग्जाम्पल आप खड़े हो, ठीक है, ऐसे, तो आपके पैरों पे आपका पूरी बॉडी का यहाँ से आपका थोड़ा वेट आएगा ना, तो इसमें जो प्रोड्यूस होगा वो कौन सा स्ट्रेन होगा? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा? कॉम्प्रेसिव। कई बार ऐसे बड़े लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरे घुटने में दर्द है, ठीक है, तो बोलते हैं कि ये इलाज कराओ, ये इलाज कराओ। अरे मैं बोलता हूँ अपना वेट कम करो, डायरेक्टली ये अच्छा हो जाएगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन जनरेट होना कम हो जाएगा। ओके, और ये वाली जो मैंने अभी मैंने बोला कि ये ब्लॉक हमने ऐसा हैंग किया, तो इसको हम कौन सी स्ट्रेन बोलेंगे बच्चों? टेंसाइल स्ट्रेन। मुझे ऐसा बोलो बच्चों कि ये है ब्रिज, ठीक है, और उसके नीचे हमने उसके पिलर्स रखे हुए हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सा स्ट्रेन जनरेट होगा? टेंसाइल की कॉम्प्रेसिव? अच्छी तरीके से सोच के बोलो, उसमें जनरेट होगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। ठीक है, आपने बिल्डिंग बड़ी बना दी, बड़ी वाली बिल्डिंग, ठीक है, पूरा अपार्टमेंट 12 माले का, और नीचे उसके 4 पिलर्स ऐसे है, तो उसमें कौन सा स्ट्रेन जनरेट होगा? ये चौथा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों प्रैक्टिकल लाइफ में। अब देखो मैंने आपको बोला बहुत सारी जगह पर ये यूज होता है, देखना पड़ता है कितना कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगर अगर टेंसाइल स्ट्रेन देखे तो टेंसाइल स्ट्रेन में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल, लेकिन अगर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन देखो तो वहां पर आपको मोड लगाना होगा। क्यों मोड लगाना होगा? अगर आप मोड नहीं लगाओगे तो आपको माइनस डेल्टा एल बाई एल मिलेगा। क्यों? मैंने वो क्या बोला कि स्ट्रेन में जो डेल्टा एल है वो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ है, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल अपॉन एल इनिशियल। अगर कॉम्प्रेस हो रहा है, कॉम्प्रेस हो रहा है कहने का मतलब क्या है? देखो
ये है रोड, यहाँ पर आपको आपने इस तरह आपने फोर्स लगाया कुछ, तो फोर्स लगाया जिसकी वजह से ये कॉम्प्रेस हो गया बच्चों। कंप्रेस हो गया मतलब देखो दोनों साइड से फोर्स लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम समझने के लिए दोनों साइड लगा रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्प्रेस हो गया तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो है उसकी नई लेंथ एल माइनस डेल्टा है। फाइनल लेंथ है वो थोड़ी कम है बच्चों, किससे? ओरिजिनल लेंथ से। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि बॉडी कंप्रेस हुई, बॉडी कंप्रेस हुई तो यहाँ पर फाइनल लेंथ अगर कम है तो ये नेगेटिव आएगा ना। हाँ, तो यहाँ पर अगर माइनस लगाएंगे तो ये नेगेटिव कट होके पॉजिटिव हो जाएगा। एक बात है कि मैं अगर ऐसा बोल दूंगा कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन है तो पता ही चल जाएगा कि उसकी लेंथ क्या हो रही है, कम। और अगर ऐसा मैं बोलूंगा कि टेंसाइल स्ट्रेन है तो क्या पता चलेगा कि उसकी जो लेंथ है वो क्या हो रही है, इंक्रीज। ठीक है, समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको? अच्छा देखो, आपने टेबल रख दी है, डाइनिंग टेबल रख दिया, कोई भी टेबल रख दिया, सोचो। ठीक है, बेंच रख दी, तो उसके जो ऐसे स्टैंड्स होते हैं उसमें कौन सा स्ट्रेन जनरेट होगा? सोचो, उसमें होगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन जनरेट। ठीक है, आप झूला झूल रहे हो, कुचुक कुचुक, किसके साथ झूल रहे हो? ओके, मुझे पता है आप किसके साथ झूल रहे हो, यहाँ पर बैठे हो। ठीक है, और आपके साथ वो तो यहाँ पर जो स्ट्रेन जनरेट होगा वो कौन सा स्ट्रेन जनरेट होगा? ये होगा टेंसाइल स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेन डज नॉट हैव एनी यूनिट, strain does not have any unit, neither any dimension। क्यों? एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल है, ऊपर लेंथ नीचे एल, सब जगह पर लेंथ 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 कट हो चुका है। ओके, समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको? हाँ, अभी दूसरा जो स्ट्रेन हम डिस्कस करने वाले हैं, पहला तो हमने कौन सा डिस्कस किया बच्चों? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्या आपके समझ में आया? हाँ, अभी दूसरा जो है वो है वॉल्यूम स्ट्रेन। जैसा कि आप नाम सुन रहे हो वॉल्यूम स्ट्रेन, तो वॉल्यूम स्ट्रेन किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा? चेंज इन द वॉल्यूम। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है कि बॉडी में जो तनाव पैदा होता है ना, तनाव ऐसा टेंशन वाला, वही स्ट्रेन। ठीक है, अच्छा, तो वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन किसकी वजह से? इसको मैं एप्सिलॉन वी से बोलूंगा। तो स्ट्रेन प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, बिकॉज ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, बहुत खा लिया, अब पेट फटने को है, इतना ज्यादा खा लिया कि पेट फटने को है, कौन सा स्ट्रेन? बोलो, वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट ले लो, कोई स्फीयर ले लो, ठीक है, जिसका वॉल्यूम क्या है? v। अभी उसको आपने हर साइड से कंप्रेस किया या फिर अंदर से आपने एयर ब्लो की, अंदर से एयर ब्लो की, सोचो, तो ये नया हो गया। अभी इसका वॉल्यूम क्या है? v प्लस डेल्टा वी। तो वॉल्यूम चेंज हुआ कि नहीं? तो वॉल्यूम चेंज होने की वजह से क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई। कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, जो होता है उसको स्ट्रेन बोलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो गई। देखो, अगर रिजिड बॉडी है तो नहीं होगी, सॉलिड बॉडी है तो होगी। हमने बोला था रोटेशनल मोशन में रिजिड बॉडी। ठीक है, रिजिड बॉडी एक्चुअली में एक आइडियल कंसेप्ट है एक। ठीक है, प्रैक्टिकल में तो सॉलिड बॉडी होती है, मतलब कि शेप चेंज हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर जो चेंज हुआ वॉल्यूम स्ट्रेन हुआ, उसका अगर हम फॉर्मूला निकालना चाहे तो डेल्टा वी अपॉन वी। डेल्टा वी अपॉन वी मतलब क्या कि फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। ओके, देखो यहाँ पर मैं मोड वी भी लगा सकता हूँ, क्यों? बोलो बोलो बोलो। क्योंकि जब कंप्रेस होगा तब, हाँ, कंप्रेस होगा तब, कंप्रेस कब होगा बच्चों? दिस इज द सी। ओके, यहां से आप नीचे जाओ, कुछ नीचे जाओ, गुज 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 गुज। ठीक है, तो यहाँ पर आप में जो प्रेशर लगेगा ना चारों ओर से, उससे कहीं ज्यादा यहाँ पर प्रेशर होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा प्रेशर लगेगा तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ऐसा में भी पॉसिबल हो सकता है कि आपकी बॉडी सी कंप्रेस हो जाए। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको? हाँ, देखो ये व्हील है, ठीक है, टायर टायर। तो ऊपर से व्हीकल का पूरा कंप्रेशन आया तो क्या ये कंप्रेस हो सकता है? हाँ, कंप्रेस हो सकता है। नियरली ऑल ऑब्जेक्ट्स आर 3D। कहने का मतलब क्या है कि उसका जो है वॉल्यूम वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो वॉल्यूम चेंज होगा जिसकी वजह से कौन सा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा? ये वॉल्यूम स्ट्रेन, डेल्टा वी अपॉन वी। अभी देखो v इक्वल टू 4/3 पाई r³ में अगर लूं तो डेल्टा वी बाई वी ऐसा हम बोल सकते हैं। हाँ बच्चों, 3 डेल्टा r/r। ओके, कब? फॉर वेरी वेरी स्मॉल चेंज। ओके, डेल्टा r/r लॉन्गिट्यूडनल ऐसा बोलेंगे तो इसका मतलब क्या है? परसेंटेज वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल्स टू 3 टाइम परसेंटेज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। हा, ठीक है, चलिए। और ये भी आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, शायद आपको कॉमन सेंस में पता भी चल भी गया होगा कि इसका भी कोई यूनिट नहीं है। वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम कट गया, मौज करो, ठीक है, कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं, बहुत बढ़िया। नाउ थर्ड वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेन है और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रेन भी है। इट इज अ शीयरिंग स्ट्रेन। चलते हुए पग में मोच आ गई, फीलिंग आया? हाँ, आया आया आया, सबको ऐसा होता ही, मुझे शीयरिंग स्ट्रेन। तो ये स्ट्रेन कब प्रोड्यूस होगा? लेंथ इंक्रीज होने से, वॉल्यूम इंक्रीज होने से नहीं। इट इज प्रोड्यूस्ड इन बॉडी बिकॉज ऑफ एंगुलर चेंज इन शेप। एंगुलर चेंज इन शेप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, हर बार मैं इससे एक्सप्लेन करता हूं, ये बहुत बढ़िया वाला एग्जाम्पल है। ये एक बॉक्स है, सोचो, ठीक है, जिसको यहां से फिक्स कर दिया है। क्या कर दिया है? फिक्स यहां से, ठीक है। फिर फिर क्या? फिर आपने उसको यहां से फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से क्या हो गया? देखो, नीचे की सरफेस तो फिक्स है, ऊपर की सरफेस फिक्स नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना कि वो थोड़ा इधर आ जाए कुचुक, और ये भी थोड़ा इधर आ जाए कुचुक। लेंथ में कोई चेंज नहीं, नहीं एरिया में कोई चेंज नहीं, नहीं वॉल्यूम में नहीं, सिर्फ शेप में थोड़ा सा चेंज हुआ, कितना? इतना। ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। तो ये जो थीटा है ना बच्चों, यही अपने आप में क्या है? shearing strain। व्हाट इज दिस? shearing strain। सोचो कि ये जो लेंथ है वो है h, और जितना वो आगे गया, जितना शेप में चेंज हुआ, मतलब कि सोचो कि वो x जितना आगे गया, ये h है और ये है x, ठीक है। अपनी उंगली को आपने मोड़ा, बोलो कौन सा स्ट्रेन? इट इज नथिंग बट अ shearing strain, ठीक है। एक ऐसा ये वॉल है, ठीक है, वॉल पर कुछ अपने एक क्या है कि कील जड़ दी, और फिर उसके ऊपर आप हैंग हो रहे हो, यहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हो, बोलो कौन सा स्ट्रेन? shearing strain। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर आपने कुछ हैंग कर दिया, कुछ ऑब्जेक्ट को हैंग कर दिया, बोलो कौन सा स्ट्रेन? shearing strain। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस इज द टैप ऑफ अ वाटर, ओके, और वहां पर आप ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, कौन सा स्ट्रेन? बोलो shearing strain, ठीक है। कहने का मतलब है कि shearing strain हो या वॉल्यूम स्ट्रेन हो या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो, लाइफ में सभी जगह पर देखने को मिलता है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छी तरीके से, अगर आप देखो तो ये आपकी दीवार है और आपने ये सा स्टडी टेबल यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। नीचे आपको पैर रखने हैं इसलिए आपने उस वहां पर खाली रखा है, ये आपका स्टडी टेबल है, ठीक है। आप यहाँ पर चेयर रख के सिंसियरली मेरा वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसके मास की वजह से यहाँ पर उसको नीचे mg लगेगा ना, बोलो कौन सा स्ट्रेन? नथिंग बट अ shearing strain।
तो एंगुलरली ये टेंजेंशियली फोर्स लगता है, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है उसको हम कैसा स्ट्रेन बोलते हैं बच्चों? शीयरिंग स्ट्रेन। समझ में आया कि नहीं इस तरह फोर्स लगाने से? अच्छा, ये थीटा फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल थीटा नियरली इक्वल्स टू टेन थीटा। थीटा नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन थीटा। तो बच्चों मैं थीटा इज इक्वल्स टू अगर यहाँ पे बोलना चाहूँ तो क्या ये अपोजिट और ये एडजेसेंट हुआ? अपोजिट और ये एडजेसेंट हुआ, इसका मतलब ये है एक्स और ये है एच। तो थीटा का फॉर्मूला ऐसा भी आप बोल सकते हो, थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एच। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोचो कि कुछ ऐसा शेप है, ठीक है, और आपने इसको फिक्स कर दिया और यहां से आपने मोड़ा, ये पॉइंट पी पहले यहां पर था लेकिन मोड़ने की वजह से पी यहां पर आ गया, पी डैश। ठीक है, जबकि ये पॉइंट क्यू यहां पर ही था और वहां पर ही है। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी बुक को कभी कभी ऐसे मोड़ते हो, तो तो सोचो कि ये एल है, ये एल है, यहां पर जो एंगल आया वो है सोचो फाई, और ये जो एंगल है वो सोचो है थीटा। तो मुझे बोलो ये थीटा और फाई इनमें से कौन सा शियरिंग स्ट्रेन है? आपने इसको यहां से फिक्स रखा है, ये क्यू क्या है? फिक्स। ठीक है, अपनी फुल स्केप को ही देख लो, ऐसे राउंड घुमा के आप ऐसा मोड़ते हो ना, हाँ, या तो अपनी फिंगर को ही सोच लो आपने ऐसा घुमा है, तो ये थीटा है या फाइव, जिसमें से कौन सा शियरिंग स्ट्रेन है? तो मैं बोलूंगा फाइव। फाइव इज नथिंग बट शियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, और अगर सोचो कि ये रेडियस अगर आर है, क्या है? आर, तो फाइव इज इक्वल्स टू क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? पीपी डैश अपॉन एल, ये जो लेंथ आई डिवाइडेड बाय ये पीपी डैश अपॉन एल। अभी पीपी डैश कितना है? कैन वी से इट इज अ थीटा इंटू आर अपॉन एल। देखो जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं ना, याद रखो छोटा छोटा ही डिस्कस करने वाले हैं, मतलब कि छोटा सा ही एंगल होना चाहिए। सो व्हाट वी कैन से फाई इज इक्वल्स टू थीटा आर अपॉन एल। कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग में भी ऐसा होता है कि बिल्डिंग में ऐसा हुआ और अर्थक्वेक आ गया, सोचो, तो ऐसा सॉरी, तो ऐसा हिलने डुलने लगा, चुकू 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 चुकू। तो जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ वो कौन सा स्ट्रेन हुआ? शियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, बहुत सारी ऐसी जगह है बच्चों। ठीक है, तो आज ये वीडियो यहाँ पर हम खत्म करते हैं, अगली बार में हम स्ट्रेस डिस्कस करेंगे। लेकिन आपका काम क्या है, ऐसा स्ट्रेन पढ़ने के बाद सोचना कि ऐसी कौन कौन सी जगह है। फॉर एग्जांपल मैं वॉल क्लॉक की बात करूं, तो वॉल क्लॉक को आप एक नेल से आप उसको ऐसा कर रहे हो ना, इसको हैंग कर रहे हो ना, मैं यहाँ पर अभी साइड में देख रहा हूँ अपने रूम में कि कौन कौन सी जगह पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये शियरिंग स्ट्रेन है। हाँ, चार्जर, चार्जर को आप यहाँ पर ऐसा कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से देखो ये क्या है? शियरिंग स्ट्रेन। तो बहुत सारी जगह पर शियरिंग भी पॉसिबल है, वॉल्यूम भी पॉसिबल है, लॉन्गिट्यूडनल भी पॉसिबल है। ठीक है, सोचो कहाँ कहाँ कौन सा स्ट्रेन पॉसिबल है। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।